इस फिल्म में हमने जो ऑडिशंस जब लिए गए थे काफ़ी सारे लोगों ने जो है उनके इस चीज़ के ऑडिशंस दिए, लेकिन जो सिलेक्ट हुए वो ये दोनों हुए लीड कैरेक्टर्स के लिए। कोइंसिडेंस की बात ये है कि ये दोनों एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ऑडिशन के लिए जब मैंने ये कैरेक्टर को डब किया था तो मेरे को तभी मन कर गया था कि मुझे ये कैरेक्टर डब करने का मौका मिलना चाहिए यार। आई होप कि मेरी वॉइस सेलेक्ट हो जाए। अब ये बड़ी एक अलग सी चीज मैंने इस मूवी में देखी, जिस तरीके से वो बोलता है कि हाँ मैं मिस करता हूँ वो दिन, तुम्हारी मॉम को मिस करता हूँ, आई मिस हैविंग सेक्स विथ हर। तो वो इतना क्यूट था। एजुकेटेड क्लास को अगर आप केटर कर रहे हैं तो उनके लिए ये शो बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली फ्रेशर्स जो आना चाह रहे हैं, जो या काम शुरू जस्ट अभी किया है, शायद उनकी इंग्लिश डिक्शन या उनका प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको आजकल के जमाने में? पहली बात तो ये कि जिस लैंग्वेज में आप डब करना चाहते हैं, आपको अगर अंग्रेजी से हिंदी में डब करना है तो आपको अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी की जो लाइनें हैं जब तक आप उसका मतलब खुद न समझें, आप उस एक्सप्रेशन से उस चीज को डब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल पेशेंस रखें। हमारे पास एक छोटा सा गेम है आपके लिए जो हम आप दोनों के साथ खेलना चाहते हैं। ओके, लेट्स डू अ क्राइम। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं खुश भी हूँ या नहीं। सब लगता है जिंदगी में सब कुछ मिल गया, फिर भी मेरी थॉट खत्म ही नहीं हुई है। बाप रे बाप। हेलो एंड वेलकम टू द मिक्स रूम पॉडकास्ट। इस शो पर हम बात करते हैं ऑडियो, म्यूजिक एंड लोकलाइजेशन इंडस्ट्री के बारे में। हम कुछ गेस्ट बुलाते हैं जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो इस इंडस्ट्री से निकल के आते हैं। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है योर कॉर्डली इन्वाइटेड, जो हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई है। और ये फिल्म है रोम कॉम, जिसे रोमांटिक कॉमेडी बोलते हैं। और ये बेसिकली एक दो फैमिलीज़ की कहानी है जो गलती से, मतलब एक मिस कम्युनिकेशन की वजह से एक ही वेन्यू बुक कर लेते हैं एक शादी के लिए। दोनों की मतलब अलग अलग वेडिंग्स हैं और एक ही वेन्यू बुक हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या ड्रामा और क्या कॉमेडी होता है और क्या एरर्स होते हैं पूरे फिल्म में। ये मतलब बहुत ही मज़ेदार एक मूवी है और इसको हिंदी में डब किया गया है ऑरल आर्ट्स के द्वारा, और इसी फिल्म के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हेलो गाइस, सो आज मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वो वेटरन्स हैं इन द वॉइसिंग इंडस्ट्री, और साथ ही साथ इन दोनों ने लीड कैरेक्टर्स प्ले किए हैं इन द फिल्म योर कॉर्डली इन्वाइटेड, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो मेरे लेफ़्ट पर हैं पवन कालरा जी, जिन्होंने जो बहुत उम्दा एक आर्टिस्ट हैं, और मेरे ख्याल से 25 साल से ऊपर हो गए हैं इन्हें वॉइसिंग अपना करियर चालू किए हुए, और 25 सालों से अनगिनत इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अनगिनत सुपर स्टार्स को अपनी वॉइस दी है, हॉलीवुड हो या यहाँ के हमारे साउथ के जो एक्टर्स हैं वो हों। अगर कुछ मैं नाम लूँ तो सिल्वेस्टर स्टैलोन का इन्होंने डबिंग किया है, ड्वेन जॉनसन का किया है, डेव बटिस्टा किया है, और मैं अगर मतलब वो लिस्ट पढ़नी अगर शुरू करूँगा तो ख़त्म नहीं होने वाला आज। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप टाइम निकाल के आज हमारे साथ आए। हम कुछ बातें करेंगे, ऑफ कोर्स। थैंक यू। और मेरे राइट साइड पे हैं अरण्या कौर। शी इज़ अगेन अ वेटरन वॉइस आर्टिस्ट एंड एक्टर। इन्होंने काफ़ी सारे एडवर्टिजमेंट्स, टीवी शोज़ में शी हैज़ बीन फीचर्ड। CID हो गया, आहट हो गया, ऑल्सो एडवर्टिजमेंट्स जो हैं उसमें उन्होंने काफ़ी जगह पे काफ़ी चीज़ों में काम किया है। मेडिमिक्स हो गया, पैंटीन हो गया, काफ़ी सारी एड्स में आपने कहीं ना कहीं इनको देखा होगा। इसके अलावा एज अ वॉइस आर्टिस्ट शी अगेन ये दोनों ही ऐसे हैं जो कि बहुत काम करते हैं। रोज़ का इनका इतने काम होते हैं कि वी कांट लिस्ट एवरीथिंग डाउन। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा अरण्या के बारे में वो ये है कि इंग्लिश डबिंग आजकल बहुत होने लगी है हिंदी सीरियल्स और हिंदी सीरीज़ और फिल्मों की। तो उसमें शी इज़ द ऑफिशियल वॉइस ऑफ राधिका आप्टे, समंथा एंड मैनी मोर हीरोइंस एंड एक्ट्रेसेस जो आज कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस हैं। तो वेलकम अरण्या टू आवर शो। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि हम लोग
आपसे और बहुत प्यारी वारी बातें करें और आपके बारे में और जानें। ज़रूर, बिल्कुल, है ना। यस। तो आप पवन, आपसे शुरू करते हैं। तो आप थोड़ा मुझे बताइए, आपने किस तरीके से शुरुआत की? व्हाट वाज दैट थिंग दैट लैंडेड यू इनटू द फील्ड ऑफ डबिंग एंड वॉइसिंग, और कैसी रही है जर्नी और क्या करते आए हैं? ये जर्नी जो है वो मैंने शुरू नहीं की थी, मेरे लिए जर्नी शुरू की गई थी एक्चुअली। अच्छा। मैं अनभिज्ञ था इस इंडस्ट्री के बारे में, कुछ पता नहीं था मुझे। ये पता था कि हाँ, मेरे भैया मिस्टर पंकज कारा जो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, गॉडफादर हैं मेरे। यस यस। तो मैं तो अपने नेटिव में था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, डैड को बिजनेस में हेल्प कर रहा था। पर बिजनेस ऐसा कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, अब उसमें स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए, देन थिंग्स फ्लो बाय इटसेल्फ। यस। वो नहीं हुआ और आई वाज डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, बट देन भैया सेड कि अगर तुम्हारी आवाज़ अच्छी है और तुम्हारे लिए डैड मॉम को अकेले छोड़ के शहर से निकल पाना पॉसिबल नहीं है कहीं और नौकरी करने के लिए, कि सारी ज़िंदगी तुम बाहर ही रहो, वो अकेले रहें और तुम खुद नहीं निकलना चाहते, वाई डोंट यू कम टू मुंबई, कम टू मी एंड देन मॉम डैड को हम यहीं लेके आएंगे अपने पास। सो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था, मैंने कहा कि नहीं यार, मैं आई एम हैप्पी हियर। बट देन आज जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए डिसीजन लिया कि नहीं तुम्हें चलना है और आई एग्रीड टू इट, सो मुझे लगता है कि नहीं, ये बहुत सही फैसला था। सो वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस वगैरह सारा छोड़ के मैं यहाँ आ गया। एंड यस, जो मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था मिस्टर पंकज कालरा, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। उस वक्त तक वो एक एस्टैब्लिश्ड वॉइस आर्टिस्ट और एक्टर ऑलरेडी बन चुके थे। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं, वो चैनल्स हैं, उनमें उनकी अच्छी खासी पहचान थी। एंड ही वाज वेरी वेरी आई वुड से रिफाइंड आर्टिस्ट। इवन टुडे ही इज वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। उनकी वजह से मुझे लोगों तक पहुंचने में बहुत आसानी हुई। लेकिन एज पवन, ऐसे कहूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ, एज पवन पंकज कालरा, ठीक है, मुझे ये साबित करना था कि मैं पंकज कालरा का भाई हूँ। सो यू नो, एक रिस्पांसिबिलिटी थी। रेस का घोड़ा है ये, तो मैं भी रेस का ही घोड़ा हूँ। बिल्कुल। तो मुझे उनकी इज्जत मुझे बढ़ानी थी। बिल्कुल। तो मेरे ऊपर वो, जैसे मूवीज में होता है, सीरियल्स में होता है कि स्टार के भाई या बच्चे, तो उनके लिए बहुत ये स्ट्रगल है कि हम अपने आप को अच्छा साबित करें। बिल्कुल। अभी तक आप देखिए, जैसे अभिषेक बच्चन, आई वुड बी द बिगेस्ट एग्जांपल, आई वुड से, कि वो आज तक भी उनको कंपेयर किया जाता है अमिताभ। एंड अफसोस आज भी या उन्हें उनसे कंपेयर करते हैं। हालांकि अभिषेक बच्चन एक अलग चीज है, अमित जी अलग है। बिल्कुल। सो या ऐसा था। बट द ऑलमाइटी वाज काइंड, गाइडेंस थी भैया की और हमारे बहुत सारे सीनियर्स, दे बीन वेरी कोऑपरेटिव। एंड या हियर आई एम। देन रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। सुपर। अनन्या, आप बताइए, कैसे आपने शुरू किया, कैसे आप इस फील्ड में आए, एक्टिंग, वॉइसिंग, दोनों चीज़ों के बारे में? एक्चुअली मैं जब मुंबई आई थी तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि आई वांटेड टू गेट इनटू प्लेबैक सिंगिंग। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों तक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल सीखा है और दिल्ली में भी मैंने बहुत अच्छे गुरु से अपनी ये ट्रेनिंग ली थी। एंड दिल्ली में तो खैर सारा कल्चरल हब था, तो वहीं पर ये सारे मतलब प्रोग्राम्स भी करते थे हम लोग, और इवेंट्स में भी आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही था कि मुझे मुंबई आना है प्लेबैक सिंगिंग के लिए। सो दैट्स हाउ आई, ऑफ कोर्स मैं मुंबई आई। एंड यहाँ आने के बाद मैं अपनी एक सीडी बनाकर लाई थी गाने की, जैसे सब शुरुआत करते हैं, तो मैं भी अपनी एक सीडी बनाकर लाई थी और उसके ऊपर मेरी फोटो भी चिपकाई थी कि भाई ये है सिंगर, कि आप सीडी मिस कर जाओ तो अच्छा है, ऐसी शक्ल वाली कोई सिंगर है। तो लेट मी गेस, वो फोटो देख के आपको एक्टिंग मिल गया क्या? नहीं, एक्चुअली नॉट एट ऑल। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो। मैं जब मुंबई आई थी तो ऑफकोर्स सीडी लेकर आई थी और कुछ डायरेक्टर्स लाइक कुछ 2-3 लोगों के एक नंबर्स पता नहीं कहाँ से मिले, तब मुझे याद नहीं है, वो सब लेकर आई थी। सो जब मैं आई तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने अपनी सीडी सुनाई जिसमें से कुछ डब्बू मलिक जी हैं या श्रवण जी हैं, उनको मैंने अपनी सीडी में गाने वाने सुनाए। इसी दौरान मेरी मुलाकात
बड़े ब्रिज जी से हुई थी, मधुर ध्वनि। तो उनका था कि आप गाती तो बहुत अच्छी हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बट आप प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर पाएंगी। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ओके, मैं तो वही करने आई थी बॉम्बे। तो ही सेड कि चलिए बट यू सिंग वेरी वेल, आप प्रैक्टिस करते रहे, थोड़ा लाइट सिंगिंग की तरफ अपना प्रैक्टिस करो। तो अभी बहुत ज़्यादा क्लासिकल बेस है तुम्हारा, एंड तुम्हारी आवाज़ भी उतनी पतली नहीं है, जो भी उन्होंने उस वक्त अपने समय कहे होंगे। तो कहते हैं और तुम क्या करती हो? मैंने कहा सर, आई मीन आई जस्ट कम टू मुंबई, आई जस्ट वांट टू गेट इनटू सिंगिंग, सो आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट, बट समबडी टोल्ड मी दैट आई कैन कम एंड मीट यू। देन ही सेड कि अच्छा एक काम करते हैं, आप मेरे पास स्क्रिप्ट क्या कहते हैं उसे, करेक्शन, व्हाट यू से, क्यूसी करिए। जो ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट्स मेरे पास आती हैं वो बहुत अजीब ग्रामर लिखते हैं जो राइटर्स हैं यहाँ के। तो आपकी ग्रामर से चलता है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मुझे ब्रिजी ने ये कहा था कि आपकी हिंदी नॉर्थ की है, आपकी हिंदी अच्छी है, तो आप क्यूसी करिए। तो तब उनके पास वो पुराना सा वो जो टेप लगा के हाई बैंड क्या बोलते हैं उसको, वो सिस्टम था। तो मुझे पहले तो सिखाया गया कि आपको वो टेप कैसे रोल करना है, फिर ऐसे ऐसे फॉरवर्ड होगा, फिर ऐसे रिवाइंड होगा, स्पूल पे हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो आई यूज्ड टू पुट दैट टेप एंड देन आई यूज्ड टू फॉरवर्ड, आई यूज्ड टू रिवाइंड जस्ट टू सी द लेंथ एंड जस्ट टू सी द लाइन की जो इंग्लिश में कार्टून उन्होंने मुझसे करवाया था क्यूसी, उसका हिंदी क्या है। तो मैंने अपनी समझ के हिसाब से जो करेक्शन करना, मतलब क्यूसी किया उस वक्त। I mean, I'm talking about like almost 19 years back. तब वहाँ जाकर मैंने कुछ वॉइसिंग देखी। I used to sit, मैं वहाँ पर पूरे दिन के लिए जाती थी, मेरा एक फिक्स टाइम था, सुबह 10 बजे गई, शाम के 5 या 6 बजे तक I used to be there with him. तो उनके जो स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग्स होती थी मैं वो देखती थी, उनकी क्यूसी करती थी। तो मुझे एक बेसिक आइडिया होने लग गया था कि इस तरह का कोई काम होता है। इस तरह से धीरे धीरे जर्नी की शुरुआत हुई मेरी एज अ वॉइस आर्टिस्ट। इसी जर्नी में आगे बढ़ती गई तो आपसे मुलाकात हुई मेरी। तो इन्होंने भी, ही ऑल्सो स्टार्टेड कॉलिंग मी फर्स्ट टू यू नो सिंग समथिंग फॉर, जो एनिमेशंस वगैरह आप करवाते थे उसके सॉन्ग्स गवाने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया कि चलो तुम गाती हो तो गाओ। तो इस तरह से करियर की शुरुआत होगी। थोड़ा थोड़ा गाती भी थी, थोड़ा थोड़ा डब भी करती थी, बस ये जर्नी चलती गई। एंड फिर तो बहुत सारे मौके आए खुद को प्रूव करने के और वॉइसिंग सीखने के। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड लर्नर, तो मैं बहुत ध्यान से देखती थी। एंड सिंस मेरा थोड़ा बहुत थिएट्रिकल बैकग्राउंड है, दिल्ली में मैंने कुछ थिएटर भी किया हुआ है, एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ वाचिंग प्लेज एंड ऑल, एंड डायलॉग डिलीवरीज को लेकर मैं मिमिक करती थी। मतलब यू नो जब बचपन में जब टिपिकल सा होता है सबका कि अच्छा ये कैसे बोलते हैं, तो बस एंड बढ़ते गए तो आज यहाँ पहुँच गए। सुपर। नहीं मतलब देयर आर टू मेनी स्टोरीज टू शेयर, बट हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब आपको मैं बताना शुरू करूँ तो पता नहीं क्या इंसिडेंट मुझे याद आते जा रहे हैं। सो चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म, जिसमें आप दोनों ने लीड कैरेक्टर्स किए हैं। योर कॉर्डली इनवाइटेड, जो भी हाल ही में प्राइम वीडियो पे एक्चुअली सच अ क्यूट फिल्म इट इज, जो अभी प्राइम वीडियो पे हाल ही में रिलीज हुई है। ऑल्दो आप लोगों ने, आई थिंक इसकी डबिंग हमने काफी एक साल हुआ पहले किया था। 1 साल हुआ है ऑलमोस्ट। बिल्कुल 1 साल पहले हुई है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता दूं आप सबको भी कि ये कोइंसिडेंस ही है, आई वुड से, कि इस फिल्म में हमने जो है वो जो ऑडिशंस जब लिए गए थे तो बड़े सारे लोग आए, यू नो, काफ़ी सारे लोगों ने जो है उनके इस चीज़ के ऑडिशंस दिए, लेकिन जो सिलेक्ट हुए वो ये दोनों हुए लीड कैरेक्टर्स के लिए। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि ये दोनों एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ऑब्वियसली जो इनको पता है, लेकिन जो बाकी ऑडियंस इनको शायद नहीं पता हो इनके बारे में, दे बोथ आर मैरिड टू ईच अदर, एंड ये दोनों ही इसके लीड कैरेक्टर्स हैं, विच इज़ अ रोम कॉम। और इवेंचुअली ऑब्वियसली इन द मूवी इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो साथ हो जाते हैं। सो इट्स अ लवली कोइंसिडेंस एंड कोइंसिडेंस दैट यू बोथ कुड कम हियर टुडे एंड टॉक अबाउट इट। Thank you for calling us together. बिल्कुल। So regarding this film, You're Called Invited, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके आप थोड़ा सा बताइए, when you were dubbing this film in Hindi, in the studio, डायरेक्टर के साथ, इंजीनियर्स के साथ, so कैसा एक्सपीरियंस था आपका दोनों का? What did you enjoy? कैसा लगा उस चीज़ को डब करते हुए, उस कैरेक्टर को डब करते हुए, and maybe you know some scenes that you loved dubbing in the film. Right. तो अगर अरण्या आपसे चालू कर सकते हैं। Yes. जब मैं
जब मैंने ये कैरेक्टर ऑडिशन के लिए जब मैंने ये कैरेक्टर को डब किया था, तो मुझे तभी वो कैरेक्टर बहुत ही प्यारा लगा था। मैंने कहा यार ये तो ऐसा कैरेक्टर है विच आई वुड लव टू परफॉर्म, यू नो, देयर आर सो मेनी शेड्स। एक तो वो पूरा जो उसका जो बात करने का एक तरीका बहुत वो फास्ट शुरू में तो लग रहा था अरे बाप रे तो इतना फास्ट बोलती है, बट देन ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टार्ट डबिंग तो वो आदत पड़ जाती है आपको, वो स्पीड को कैसे मैच करना है, वॉइसेस को, आई मीन वर्ड्स को कैसे मैच करना है। सो वो मेरे लिए वो मुझे शुरू में लगा था ना, द मोमेंट आई गेव दैट ऑडिशन, मैं तभी उस आई फेल इन लव विद दैट कैरेक्टर। तो मेरे को तभी मन कर गया था कि मुझे ये कैरेक्टर डब करने का मौका मिलना चाहिए यार। आई होप कि मेरी वॉइस सेलेक्ट हो जाए। तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत ही प्यारा लगा। शी इज़ अ वेरी नाइस बबली कैरेक्टर एंड ऑलवेज हाइपर, लाइक ओवर द टॉप है वो हर चीज़ में, उसके इमोशंस भी ओवर द टॉप हैं। तो जो मुझे बहुत ही, और टचवुड मुझे जब मैंने डबिंग भी की इस फिल्म की, तो जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट में बहुत चैलेंजेस मैंने आई डोंट रिमेंबर कि मैंने फेस किए थे। एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन तो आप चेंजेस खुद करते ही जाते हैं, बिकॉज आपको कई बार जो लिखा होता है वो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डबिंग, जहां पे चेंज होता ही है, मतलब कितना भी कोई अच्छा लिख लेगा फिर भी। तो एक सीन था जिसमें आप वाला कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर दोनों हम लोग वो पामेटो आइलैंड में पहुंच जाते हैं, एक ही बुकिंग होती है एक ही टाइम के वक्त की। तो उस वक्त जो उनकी नोक झोंक है शब्दों की या वर्ड्स की या लाइन्स की, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। At the reception वाला सीन, करेक्ट, वो बहुत ही क्यूट सीन था। और एक टुवर्ड्स दी एंड जब वो बहुत अपसेट हो जाती है, और जब वो दोनों यू नो पानी के नदी के बगल में खड़े हैं, लेक के पास खड़े हैं, एंड शी इज़ वेरी अपसेट कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करती हूँ ये, एंड ही इज़ अपसेट कि इनकी डॉटर जो है वो एकदम इनसे खुश नहीं है। तो वो एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज दैट वाज अ वेरी इमोशनल सीन, जिसमें दोनों का ट्रू सेल्फ यू नो बाहर आ रहा था, एंड दे बोथ वर लाइक गेटिंग अलॉन्ग विद ईच अदर, जो इनिशियली मूवी की शुरुआत में हमें नहीं दिखा। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें हम दोनों की जो नोक झोंक है वो मुझे बहुत क्यूट लगी, स्पेशली विद द लाइन्स एंड विद द एक्सप्रेशंस, एंड द कैरेक्टर व्हिच ही प्लेड इज अ वेरी क्यूट फनी कैरेक्टर। तो उसकी जो स्क्रिप्टिंग भी हुई है वो बहुत ही क्यूट हुई है। बाकी तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में ऑफ कोर्स इट वाज फन। उस कैरेक्टर में ना, एक्चुअली देखा जाए तो आप जब भी कोई कैरेक्टर करते हैं तो आप उसमें ना शेड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बंदे में भी बड़े प्यारे शेड्स थे, कहीं से भी अग्रेसिव तो था नहीं। बिल्कुल। उसका अग्रेशन भी या उसका गुस्सा भी ना जब यू नो इनके कैरेक्टर के सामने आता है तो वो बड़ा क्यूट था, सटल सा था, यू नो। सो आई बीइंग अ फादर ऑफ दैट डॉटर, वो डॉटर मेरी बिल्कुल जेन-ज़ी, लेकिन उसके साथ मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो मैं बीइंग सिंगल फादर, तो मुझे बहुत ध्यान से यू नो उससे बात करनी है कि मैं उसको हर्ट ना कर दूं। उसको हर्ट किया है तो करने के बाद उसको बड़े कुची कुइंग तरीके से आके सॉरी भी बोलना। मैं अपना गुस्सा दिखा रहा हूं इनको, तो इनके साथ भी उसी लेवल पे कि यू नो मैं अपना गुस्सा भी दिखा दूं लेकिन बिगड़ भी ना जाए। सो ओवरऑल इट वाज अ मिक्सचर, इट वाज लाइक फनी, not authoritative, but a responsible father, very loving, very caring, very careful कि my child should not feel कि मैं single parent का बच्चा हूँ। And again at the end on the other side he is a bit considerate, हालांकि बहुत ज़्यादा कंसिडरेट नहीं था टुवर्ड्स दैट अदर पार्टी जो इनकी थी। ही वाज वेरी श्योर कि भाई मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, चाहे वो लेक के किनारे करनी हो, चाहे यू नो लॉन में करनी, जो भी फंक्शंस हैं वो मेरे अच्छे से हों। But it was a very, 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 very good mixture. And I remember this one scene, जो क्योंकि आपने बोला कि बहुत क्यूट कैरेक्टर है, इतना मतलब वो, oh yes, thoroughly, जो the cuteness came out. And obviously Will Ferrell is the person who has played this character originally. So उनका एक सीन है जहाँ पे कि ना जो आपकी जो बेटी है वो जाके रीस विद इनके कैरेक्टर को बोलती हैं, रीस विदरस्पून को, कि आई थिंक माई डैड लाइक्स यू, ऐसे जाके वो बोलती हैं। तो वो ये मानती नहीं है, एंड देन देयर इज दिस मोन्टाजेस ऑफ फ्लैशबैक्स जहां पे कि वो बोलते हैं कि भाई आप वो जब भी आपको देखते हैं ना तो हंस रहे होते हैं, तो स्माइल कर रहे होते हैं। वो इतना क्यूट मोन्टाज है ना, तो एलिगेटर तुम्हें पकड़े बैठा तो हंस रहा है। एक सीन मुझे याद आ रहा है जहां पे यू नो
फादर डॉटर, उनके बीच की इक्वेशन बहुत बढ़िया है। तो फादर डॉटर रूम में बात कर रहे हैं बैठे हुए एक दूसरे के साथ। अब ये बड़ी एक अलग सी चीज़ मैंने इस मूवी में देखी। अ फादर being single for quite some time because he lost his partner, but he made sure कि वो नहीं शादी करेगा because उसका प्यार जो है वो फिर बट न जाए। He wanted to make sure कि अपनी डॉटर को ही सारा प्यार दूं, लेकिन अंदर तो भरा हुआ है वो। ही इज मिसिंग अ पार्टनर। तो जिस तरीके से वो बोलता है कि हाँ मैं मिस करता हूँ वो दिन, तुम्हारी मॉम को मिस करता हूँ, आई मिस हैविंग सेक्स विथ हर, तो वो इतना क्यूट था। विच शोज कि आज की जनरेशन में, आज के दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खुल के बात कर पाते हैं, बच्चे भी खुल के अपनी चीजें एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वो बहुत ही क्यूट एग्जांपल था फॉर द करंट वर्ल्ड। यस ट्रू। सो ओवरऑल बहुत अच्छा मिक्सचर था उसका। बिल्कुल नहीं, एंड अच्छा है कि आपने इस सीन के बारे में बात की, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और जिस बारे में हम डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं, वो है ऑब्वियसली द लैंग्वेज दैट was used in the film। जब हम लोग हिंदी डब देख रहे थे, राइट, तो जो लैंग्वेज इसमें यूज हुई है वो बहुत ही आज की जेनजी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है हिंदी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस, लाइंस, कंप्लीटली फुल लाइंस को इंग्लिश में ही रखा गया है, राइट, ताकि वो ऐसा लगे नहीं। क्योंकि क्या होता है, हम कंप्लीटली जब हिंदी स्विच कर जाते हैं ना, तो कैरेक्टर निकल जाता है कभी। एग्जैक्टली। और स्पेशली जब ये टीनेजर्स दिखाए हैं और एक 20s में बच्चे दिखाए हैं उसमें, तो आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपेरिमेंट दैट आई फेल्ट कि यार ये अच्छा लग रहा है कि हाँ एक बॉलीवुड वाली भाषा आ रही है और वो डबिंग वाली भाषा नहीं आ रही। करेक्ट कहीं ना कहीं, यस है ना? नो डाउट। तो आपको मतलब आप अगर अपने तरीके से बताएं तो कैसा लगा इस चीज, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज नॉट डन टू मच। हो रहा है धीरे धीरे, वो एक शिफ्ट आ रहा है, एक ट्रांजिशन आ रहा है, बट इट्स नॉट देयर कंप्लीटली, राइट, नॉट इन एवरी प्रोजेक्ट डेफिनेटली। सो कैसा लगा? डू यू फील दैट इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ये जो किया गया? आई वुड रिक्वेस्ट हर टू गिव हर ओपिनियन फर्स्ट एंड देन मैं बोलूंगा। आई फील कि मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है इस तरह की डबिंग्स करना, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग लिटिल इंग्लिश वर्ड्स या कुछ इंग्लिश फ्रेजेस आप यूज़ करते हो। मुझे लगता है कि ये आपके परफॉर्मेंस को और नेचुरल करता है, बिकॉज आप इंग्लिश के जो कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो हिंदी में बहुत ही अजीब सा साउंड करता है। मतलब इट एक्चुअली साउंड्स लाइक टिपिकल की एक जो हम बचपन में सुनते थे कि अभी तो मैं बहुत मोटा था, या कभी मैं दैट काइंड ऑफ स्टफ, थोड़ा वैसा फील आता है। तो मुझे लगता है कि हमें, चूंकि आज की जो जनरेशन है या आज का जो समय जो चल रहा है, एवरीबडी इज सो एक्सपोज टू OTT प्लेटफॉर्म, सो मतलब जिस तरह का ट्रेंड है, जो लैंग्वेज बच्चे यूज़ करते हैं या जो अब हम भी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं अपने बोलचाल की भाषा में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मिक्सचर तो होना चाहिए। थोड़े इंग्लिश वर्ड्स या आपका इंग्लिश फ्रेजेस अगर यूज़ करते हैं तो इट इन्हांसेस द परफॉर्मेंस, मुझे ऐसा लगता है। आई टोटली अग्री विद दैट। या सो आई डेफिनेटली, मुझे तो बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि कुछ मुझे उस तरह की डबिंग्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें आपको मिक्सचर यूज़ करना है, कुछ इंग्लिश वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो जो बहुत ही कैजुअल होते हैं, जो एक रिक्शे वाला भी बोल सकता है कि भाई हमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स वो भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो I feel it's a very good thing and we should follow that, I would say. Yeah, that's what I feel. सही बात है। Yes, I agree, बिल्कुल। फिर भी इसमें एक चीज़ ये है कि आप किस तरह की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। अगर आप सिर्फ एक नीश आपकी ऑडियंस है, अगर आप यंगस्टर्स को सिर्फ केटर कर रहे हैं, या अगर आप मतलब एजुकेटेड क्लास को अगर आप केटर कर रहे हैं, तो उनके लिए शो बहुत अच्छा है। मैं अगर अपनी बात कहूँ, आई बीइंग फॉर्चुनेट इनफ, ईश्वर की कृपा रही, माँ बाप ने अच्छी जगह पढ़ाया लिखाया, सो हमें लैंग्वेज का पता है। तो हमारे लिए 4 लाइन के डायलॉग में अगर 1-2 लाइंस अगर इंग्लिश की भी हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर यूज्ड टू वॉचिंग इंग्लिश शोज एंड मूवीज एज वेल। बिल्कुल, राइट। एंड चूंकि कॉन्वेंट से हैं तो, और हम रिलेट करते हैं कि हम ऐसी भाषा बोलते हैं कि ये नहीं कि हम दबासट हिंदी ही बोले जा रहे हैं। हमारी भाषा में इंग्लिश लाइंस, हिंदी सब एग्जैक्टली। तो वो इट वाज सो फ्लोई, इतना सुंदर लग रहा था सुनने में। जितनी बार भी देखा, वैसे कितना
कूल लग रहा है, लग रहा है, एग्जैक्टली। ये वही भाषा है जो हम लोग, दैट इज द वर्ड, इट वाज साउंडिंग कूल, वेरी कूल। यस, डे टू डे बेसिस पे हम लोग वैसी लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे अपने बिल्कुल। पेरेंट्स से बात करें, चाहे फैमिली के बच्चों से करें, एक दूसरे से करें। बिल्कुल बिल्कुल। बट यस, अगर ऐसा ही कोई शो है जो कि उसका कॉन्सेप्ट अलग हो, लेकिन और कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि वो हिट तब होगा जब मासेस देखेंगे, बिल्कुल तो उसमें फिर थोड़ा सा वो माइल्ड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज इस तरह के शो के लिए, ऐसी स्टोरी, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए एंड द कास्टिंग यंगस्टर्स, इट वाज एप्ट, मजेदार था। आपको कहीं से भी खटक नहीं रहा कि अरे यार ये जबरदस्ती इंग्लिश क्यों रखी हुई है। कई शोज में ऐसा होता है सही बात है कि कई शोज में जबरदस्ती प्रूव करने के लिए कि थोड़ा सा ये हैपनिंग सा थोड़ा सा शो है, तो उसमें जबरदस्ती इंग्लिश रखा जाता है, नहीं जरूरी है। बिल्कुल। दिस वाज 100% बहुत खूबसूरत था सुपर यार। इसमें कई ऐसी जगह थी जहां पर ये लोग इसकी मेरी डॉटर की जो फ्रेंड्स होती हैं या द अदर साइड, वो लोग इंग्लिश के स्लोगन्स या पूरी पोएम्स बोल रही हैं, वो कितना अच्छा लग रहा था। उसको अगर हिंदी में कर देते तो कितना अजीब लगता। अजीब लगता हो, सही बात, वेरी गुड, सही बात, सही बात, मजेदार था ओवरऑल। सही बात है। सो इसी से रिलेटेड एक मैं जानना चाह रहा था आप दोनों से, आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था, क्योंकि हम धीरे धीरे करके हमारे लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में इंग्लिश बहुत ज़्यादा आ गई है। हिंदी जब हम बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट बोला, तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं और वर्ड्स हैं, ये आ गए हैं बिल्कुल हमारे उसमें। और धीरे धीरे डबिंग में भी एंड इवन वॉइसिंग में भी, मतलब एड्स की जब कोई एडवर्टिजमेंट का टैग लाइन बोलना है या कुछ भी होता है, ये सब बहुत नॉर्मल आ गया है। मतलब हिंदी के साथ इंग्लिश के वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए हैं हमारी भाषा में। तो जो नए वॉइस आर्टिस्ट हैं, या इवन आई वुड से जो पुराने वॉइस आर्टिस्ट हैं, जो बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी में बहुत बढ़िया है, मतलब उनको कोई हिला नहीं सकता, लेकिन साथ साथ में शायद उनकी इंग्लिश डिक्शन या उनका प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है। एंड ऑब्वियसली फ्रेशर्स जो आना चाह रहे हैं, जो या काम शुरू जस्ट अभी किया है, उनके लिए इंग्लिश सीखना या उस चीज़ को परफेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको आजकल के ज़माने में? भाई मैं इस बारे में तो सिर्फ यही कहूँगी कि यू कैन नॉट स्विम अगेंस्ट द टाइड, यू हैव टू फ्लो द करंट। जो आप करंट के साथ फ्लो करते रहेंगे तो आपका काम भी अच्छा साउंड करेगा, आपके लिए भी उतना ही आसान होगा, या वो जर्नी आपके लिए उतनी ही आसान होगी। बिकॉज देखिए यार, कंपटीशन तो बहुत होता जा रहा है, एवरी सेकंड डे या एवरी डे आई वुड से कि देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो आ रहे हैं। तो अगर जो पुराने आर्टिस्ट हैं, अगर वो अपने आप को इन्हांस नहीं करेंगे अपनी स्किल्स को, या अगर मैं ये कहूँ कि नहीं यार मैं तो सिर्फ यही करना चाहती हूँ, मेरा तो सिर्फ यही जॉनर है जो भी है, तो फिर नहीं चलेगा। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू ब्रेक दैट साइकिल कि आप एकदम टिपिकल वैसे ही साउंड ना करें। आपने कहा ना कि कितना ज़रूरी है लैंग्वेज सीखना। पहली बात तो ये कि जिस लैंग्वेज में आप डब करना चाहते हैं, आपको उस लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, और अगर आपको नहीं है तो आप जिन लोगों के बारे में सुनकर आए हैं और जानते हैं कि ये विद्वान लोग हैं, ये मैं कहूँगा गुरु योग है, तो आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे आप सीखें उस लैंग्वेज को। सही बात है। एंड देन जिस लैंग्वेज से आपको उस लैंग्वेज में डब करना है, आपको वो लैंग्वेज भी आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हेलो सर, हाउ आर यू सर, थैंक यू सर, नाइस मीट यू सर, इतना नहीं होता। आपको अगर अंग्रेजी से हिंदी में डब करना है तो आपको अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी की जो लाइनें हैं, जब तक आप उसका मतलब खुद न समझें, आप उस एक्सप्रेशन से उस चीज को डब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं कि जो कुदरती एक निकल आते हैं, शकुंतला देवी टाइप, वो बात ही अलग हुई। अदरवाइज जब तक आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी जिसमें से आपको डब करना है हिंदी में, आप उतना अच्छा इमोट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है गाइस कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्पेनिश से हो रहा है डब हिंदी में, सॉरी, या फ्रेंच से, तो वो भी आप सीखिए। क्योंकि उसमें स्पेनिश का सबटाइटल हिंदी में होता है, फ्रेंच का भी हिंदी में होता है, तो एटलीस्ट, सॉरी, इंग्लिश में होता है, तो एटलीस्ट उस इंग्लिश को आप पढ़ना तो जाने कि इंग्लिश में क्या लिखा है, और आप लाइन, हिंदी की लाइन पढ़ने के पहले ही समझ जाएं कि वो जो सबटाइटल लिखा है उसका ट्रांसलेशन बेसिक हिंदी में क्या होगा। सिंक की बात आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, किसमें आप
किस लैंग्वेज में आप डब करने आए हैं उसकी नॉलेज, एंड किस लैंग्वेज से आप करना चाहते हैं, चाहे वो आप सुन रहे हो, चाहे वो लैंग्वेज सबटाइटल में लिखी हुई आप वो पढ़ रहे हो, एंड देन यू आर सॉर्टेड। वेरी वेल सेड सर। मतलब ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, द नोइंग बोथ द लैंग्वेजेस, क्योंकि नहीं तो आप समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, वो वाली बात है। बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे न्यू कमर्स, हमारी नई जनरेशन, आने वाले स्टार्स आपके लिए है। आप जब भी आए स्टूडियो में, शांति से बैठें, पहले आराम से पानी पिए, रिलैक्स करें 2-4 मिनट 5 मिनट, डायरेक्टर को सुने, इंजीनियर को सुने वो क्या बोल रहे हैं, पहले अपने कैरेक्टर को समझे। आपका कैरेक्टर अगर सिर्फ 4 लाइन बोल रहा है तो भी, अगर आपको पता है कि वो सब्जी वाला है या वो कॉफ़ी बनाने वाला, आपको पता है कि उसका काम क्या है, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि पहले आप समझ कि कैरेक्टर क्या है, उसके बाद करें। बिल्कुल। पेशेंस रखें। काम आपके पास इतना आएगा कि आपके पास फुर्सत नहीं होगी, लेकिन अभी अगर आपके पास काम नहीं, आप फुर्सत में हैं, तो वो समय आप दें समझने में और सीखने में। थैंक यू। बहुत बढ़िया। कई बार जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे मुझे अब किसी रिकॉर्डिंग के लिए, डबिंग के लिए जाना है, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने से बोला जाता है कि मैम आपका यहाँ पर है, इस TCR से आपका डायलॉग शुरू है। आप सीधा TCR पर आते हो और आप बोलना शुरू कर देते हो। अरे भाई, जब तक आप हमें बैकग्राउंड नहीं बताओगे उस कैरेक्टर का, तब तक मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे उसको क्या टेक्सचर देना है, क्या फील देना है। आप सिर्फ सुन के, वो तो फिर वही वाली बात है ना कि मतलब छापने वाली बात, जो एक टिपिकल टर्म है, अरे छाप के निकल जाएंगे यार, छाप के हो जाएगा। नहीं, तो आपको अगर सामने से नहीं बताया जा रहा है, वन शुड ऑलवेज गो एंड वन शुड ऑलवेज आस्क कि व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर इज दिस, या इस मुझे पर्सनली बहुत क्यूरोसिटी होती है कि जब भी मैं कोई फिल्म डब करने जा रही हूँ, या कोई अगर मैं हाफ एन आवर का या 40 मिनट्स का कोई शो भी या एपिसोड ही करने जा रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि भाई इसका ओवरऑल इस एपिसोड में हुआ क्या है। जब ये मूवी इस मूवी के लिए जब वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया गया था, तो मतलब ये एक कोइंसिडेंस था कि मैं जैसे ही पूछने लगा मैं शाश्वत से कि यार ज़रा गिव मी अ ब्रीफ, इससे पहले कि मैं पूरी बात बोलता, वो सर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट, ऐसा कुछ उसने बोला। ये बेसिक है, ज़रूरी है कि आपके किसी भी सेशन की शुरुआत इस चीज़ से हो कि आपको कैरेक्टर समझाया जाए, और अगर ना समझाया जाए, अगर मान लीजिए गलती से ह्यूमन एरर्स है, डायरेक्टर अगर चूक गए या उनको लगे कि आर्टिस्ट जो है सीजन्ड है, सीनियर है, तो इनको बोलूंगा तो नहीं बताना चाहिए। आप प्लीज पूछें उनके, वो अगर डायरेक्टर के तौर पर वहाँ अगर अपॉइंट हुए हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर कुछ काबिलियत है या देखा गया उनके अंदर, तभी उनको लाया गया है। इवन यू शुड रेस्पेक्ट दैट। पूछें आप। सुपर, मतलब थैंक यू। आप लोगों ने इतना मतलब अच्छी तरीके से, मेरे ख्याल से ये एक जेम है, आई वुड से, मतलब ये ट्रेजर है दैट यू गाइस हु आर स्टार्टिंग इन दिस जर्नी एज अ वॉइसिंग, मतलब वॉइसिंग आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, जो भी है, मतलब दीज आर ट्रेजर्स दैट यू कैन, आप बटोर सकते हो इस चीज़ को। एनीवेज, सो दिस कंक्लूड्स आवर कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स, है ना? तो हम लोग मतलब ऑब्वियसली ये सारी बातें जो आपके साथ की about the film, about your careers, about in general how a voice artist should conduct themselves. Right. बहुत ही बढ़िया लगा Thank you. आप लोगों के साथ बात करके। Now we move on. हमारे पास एक छोटा सा गेम है आपके लिए जो हम आप दोनों के साथ खेलना चाहते हैं। ओके। अच्छा, वॉइसिंग इंडस्ट्री में गेम जो है वो तो फिलहाल सिर्फ हमने ही खिलवाना शुरू किया था। आई बीइंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट एज द वाइस प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट था, तो हम लोगों ने एक इवेंट शुरू किया है, डबिंग प्रीमियर लीग, तो उसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी रखते हैं। मुझे पहली बार देखने आ रहा है कि एक पॉडकास्ट में भी गेम होता है। We are on for it. तो बेसिकली ये गेम का नाम है भावनाओं को समझो। ओह वाओ, ओके। तो इसमें मैं आपको एक लाइन दूंगा, मतलब 2-3 लाइंस हैं, डायलॉग्स हैं, दो या 3 लाइन के डायलॉग हैं। आपको एक तो याद करना है, मैं बोल दूंगा, आपको याद करना है वो डायलॉग, और साथ में मैं आपको एक इमोशन बोलूंगा, आपको वो लाइन, वही लाइन
जो भी मैं इमोशंस बोल रहा हूँ आपको, हाँ जी, आपको उस इमोशन में रीड करनी है और प्ले आउट करना है All right. उस चीज को। All right. Okay. Perfect. तो एक एक करके Sure. करेंगे। Yes, yes. पहले आपसे शुरू करें, ठीक Okay. है? Yeah. तो डायलॉग है ये, मैं बोल देता हूँ, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं खुश हूँ या नहीं। मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ जानबूझ के, Yes, yes, है ना? yes, yes, yes. मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं खुश हूँ या नहीं। जिंदगी में हर चीज मिल गई है मुझे, फिर भी लगता है कि दौड़ खत्म ही नहीं हुई। ठीक है? वाओ, ओके। So तो इसका इमोशन कौन सा है? ये लाइन है। हाँ। अब मैं आपको एक एक करके, तो इसको याद करना पड़ेगा। Yes. अगर आप आप तो फिर हाँ, तो याद करना पढ़ लो। पड़ेगा। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं खुश हूँ या नहीं। जिंदगी में हर चीज़ मिल गई है मुझे, पर फिर भी लगता है कि दौड़ खत्म नहीं हुई है। मुझे आप कभी कभी समझ नहीं आता। थोड़ा कि बहुत मैं चेंज खुश कर हूँ। सकते हो, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही वर्ड शब्द बोलने हैं। फिर भी लगता है कि दौड़ खत्म नहीं हुई। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं खुश हूँ या नहीं। जिंदगी में हर चीज़ मिल गई है मुझे, फिर भी लगता है कि दौड़ खत्म नहीं हुई है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। वैसे ये तो एक्टिंग में जरूरी होता है। अरे तो यही प्रभु हंस रहे हैं हमारी बेबसी पे भैया। अब हम आपके स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं। ओके ओके। सो ये एक्सप्रेशन क्या है? तो अब आपको लाइन याद हो गई? फंबल मारेंगे, रीटेक कर हाँ, लेंगे हाँ। माइक के सामने। नहीं, एग्जैक्टली वो वर्ड्स ऑब्वियसली याद करने की जरूरत नहीं है। आप कोर समझ लीजिए, बाकी थोड़ा बहुत ठीक है। इधर उधर चलेगा। डबिंग में भी यही करते हैं ना हम लोग। आई नो। तो पहला आपका जो इमोशन आपको प्ले करना है वो है हैप्पी। हाँ। तो इसको हैप्पी वे में, स्माइली वे में आपको बोलना है। यार कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं खुश हूं या नहीं। मतलब जिंदगी में हर चीज मिल गई है मुझे, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी तक मेरी दौड़ खत्म नहीं हुई है। डायलॉग सही थे ना? अरे हाँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही थे। नाइस नाइस। अभी नेक्स्ट है Thank you. सैड। ओके। यू हैव टू बी सैड विद दिस। कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूं या नहीं। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में मुझे जो चाहिए था हर चीज़ मिल गई है, फिर भी लगता है कि मेरी दौड़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। Super. Super. And now you need to cry with this. कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूं या नहीं। ऐसा नहीं है कि जो मुझे ज़िंदगी में चाहिए था मुझे मिला नहीं है, लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद भी लगता है कि मेरी दौड़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। आ ही गया वैसे। मैं एक्टर नहीं हूँ। आवाज में आया कि नहीं मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अरे आवाज में भी आया और चेहरे में भी आया। मैं यहाँ से इधर से देख रहा था, आपका हो गया है नम। यस सर। आई मीन ये थोड़ी सी क्या होता है, बीइंग कलाकार, चाहे वो एक्टर हो चाहे वॉइस आर्टिस्ट हो, आपके चेहरे पर या आपकी आंखों में वो चीज़ दिखती है तो हल्की हल्की आपकी आंखें भी डबडबा जाती हैं। सही बात है, बिल्कुल। सुपर सुपर। एंड नाउ फ्रॉम क्राइंग नाउ यू नीड टू गो इनटू एंगर। ओह, कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं खुश हूं या नहीं। साला जिंदगी में जो चाह हर चीज मिल गई है, लेकिन फिर भी अभी तक मेरी दौड़ी खत्म नहीं हुई है। सॉरी, ब्लोज तो नहीं है? नहीं, अरे सवाल नहीं है। सुपर सुपर। एंड अब ये लास्ट है, यू नीड टू साउंड कंफ्यूज्ड। कभी कभी लगता है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता यार कि मैं खुश हूँ, उदास हूँ, नाराज हूँ। मतलब लगता है ऐसा कि जिंदगी जो में जो चाहा वो हर चीज मिल तो गई है, लेकिन नहीं, अभी भी दौड़ खत्म हुई नहीं है। सुपर सुपर। लेट्स क्लैप फॉर इट। यस यस यस। थैंक यू। अरे सुपर सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो अब मूविंग ऑन टू ओवर टू मी। सो अब आप अभी तक लाइन तो याद हो या गई या होगी। डेफिनेटली। तो अब आप शुरू हो जाइए हाँ, स्टार्टिंग से। लेट्स डू अ क्राइंग। ओके। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि
खुश भी हूँ या नहीं। ऐसा लगता है जिंदगी में सब कुछ मिल गया, फिर भी मेरी दौड़ खत्म ही नहीं हुई है। बाप रे बाप रे बाप, बाप रे। वाह यार, सुपर, कमाल है, कमाल है। अच्छा, अभी कंफ्यूज्ड। ओके यार, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। मिल तो सब कुछ गया, पर दौड़ तो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है, तो पता नहीं यार। सुपर, जनरली मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप कहाँ जा रहे हो? सुपर, नाउ एंग्री। ओके, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मैं खुश हूं या नहीं हूं। मतलब जिंदगी में सब कुछ मिल गया, फिर भी दौड़ खत्म नहीं होती यार। सुपर, नाइस नाइस। अब यही हंसी को बदल दो हैप्पी में, Okay. यही लाइन। यार मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि मैं खुश भी हूं या नहीं। मतलब जिंदगी में सब कुछ मिल गया, फिर भी दौड़ खत्म ही नहीं हुई है। लेकिन अभी ये सुनने के बाद ना मैं अपना वो चेंज कर रहा हूँ, एक मैं ऐड कर रहा हूँ, यू हैव टू साउंड ड्रंक व्हाइल सेइंग। ऑलराइट। यार मुझे ना कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। मतलब यार जिंदगी में तो सब कुछ मिल गया है, पर यार ये साला ये घोड़े की दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती है। पता नहीं। वाह यार, सुपर सुपर यार, सुपर, Brilliant. ब्रिलियंट ब्रिलियंट, दिस वाज अमेजिंग। मतलब मैं सही आर्टिस्ट के साथ मैंने मेरे game साथ खेला है। चीटिंग हुई है बॉस। नहीं पहले मुझसे करवा लिया, इनको मेरे इनको को आइडिया बात मिल मिल गया, इन्होंने समझ लिया कि मुझे ये नहीं, मुझे इसको। लेकिन इसलिए तो फिर मैंने चेंज भी कर अरे दिया टू ना, मैंने गुड, टू चेंज किया गुड ना, यार, लेकिन टू गुड। नहीं, मजा आया, बहुत मजा आया। एंड थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ऑन दिस शो, Thank you so much मिक्स for रूम having us. पॉडकास्ट। एंड हम मतलब मैं आशा करूंगा आप बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स ऐसा करते रहें, ताकि हम और आपके साथ एपिसोड्स बनाएं और बिल्कुल। बहुत सारी बातें करें। Yes. एंड यू नो, मोर पावर टू द एंटायर फ्रेटर्निटी। Definitely, definitely. We would love to be around every time. यस यस, Thank you so much for having us. Thank you so much, Gautam. Thank you everyone. Thank you.